स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिंदी चैप्टर 11 से गीत अगीत। गीत अगीत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक प्राकृतिक कविता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर क्या बताने का प्रयास करते हैं। गीत अगीत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक ऐसी प्राकृतिक कविता है जिसके माध्यम से उन्होंने दो पक्षों को दिखाया है। तो दो पक्ष कौन सा है? एक वह पक्ष जो अपने भावनाओं को गीत के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं, अपने विचारों को, अपने शब्दों को गीत के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं, स्वर के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन वही दूसरा पक्ष जो अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने दुखों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें अगीत की संज्ञा देते हैं या अगीत के पक्ष में रखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं गीत और अगीत कविता। पहला जो छंद है उसके माध्यम से यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर प्रकृति का सुंदर वर्णन भी करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह से दो पक्ष जो है, एक गीत है जो गीत गाते हैं और दूसरा पक्ष जो अगीत यानी कि जो अपने भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते, उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो पहला छंद है वह है गीत अगीत कौन सुंदर है। तो पहले जो कविता जो स्टार्ट होती है शुरुआत में ही, यहाँ कवि क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन से कर रहे हैं, प्रश्न करते हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है। गाकर गीत विरह के टटिनी। अब यहाँ टटिनी कौन सी है? तो नदी, जो छोटी नदियां होती है उसे टटिनी कहा गया है। गाकर गीत विरह के टटिनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपनों से कुछ कहती जाती है। अब ये जो पंक्ति है यह गीत की पंक्ति है, यानी कि जो गीत का पक्ष रख रहा है वह यहाँ पे वर्णन कर रहा है, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कौन? तो नदी। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के टटिनी वेगवती बहती जाती है, यानी अपने वेग में तीव्र गति से बहती जाती है और बहते हुए जा रही है। तो अपनी जो मन के जो पीड़ा है, मन के जो भाव है व्यक्त करते हुए चली जा रही है। और किसे बता रही है? तो उपलों से कुछ कहती जाती है। उपले कौन है? नदी के किनारे देखोगे कि छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, तो उन्हें अपने जो कष्ट है, अपनी पीड़ा जो है, विरह की वेदना जो है, उसे कहते हुए बहती जाती है। कौन? तो नदी। ये हो गया हमारा पहला पक्ष, गीत का पक्ष। जो गीत का पक्ष नदी रख रही है वो। यहाँ पे नदी तो पहले अपने गीत गाते हुए जा रही है, अपने विरह बताते हुए चल रही है। अब अगला पक्ष हम लोग देखेंगे। अगला पक्ष है, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। अब यहाँ पे जो किनारे में, नदी के किनारे में एक गुलाब है, गुलाब खड़ा है वहां पे, सोच रहा है कि तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। अब जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि एक जो है गीत का पक्ष है, अब वो गा पा रहा है, अपने भावनाओं को व्यक्त कर पा रहा है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है यहाँ अगीत का, वह अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। क्या कहते हैं? तट पर एक गुलाब सोचता, यानी तट पर यानी कि किनारे पर एक गुलाब सोच रहा है कि अपन देते स्वर यदि मुझे विधाता, अगर विधाता मुझे भी स्वर देते, यानी कि गाने के लिए क्या चाहिए? स्वर चाहिए, शब्द चाहिए। तो वही कहते हैं कि अगर देते स्वर यदि मुझे विधाता, ईश्वर मुझे भी स्वर देते या शब्द देते, अपने पतझर के सपनों का या अपने सपनों का, पतझर के सपनों का क्या करते, मैं भी जग को गीत सुनाता। यहाँ पे गुलाब का जो पेड़ है वो सोच रहा है कि मैं भी अपने सपनों का, पतझर के सपनों का अपना गीत सुनाता, अपने जो भावनाएं हैं वह व्यक्त कर पाता, अगर विधाता ने, ईश्वर ने मुझे भी क्या दिए होते? स्वर दिए होते। अब गा गाकर बह रही निर्झरी। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि गा गाकर बह रही निर्झरी, यानी गीत गाकर निर्झरी जो है वह बहती चली जा रही है, यानी अपना पक्ष रख रही है। कौन सा पक्ष रख रही है? तो गीत का। और अगीत का पक्ष कौन रख रहा है? तो यहाँ पे जो पाटल मुख खरा तट पर है, पाटल मुख खरा तट पर है, यानी कि जो गुलाब के पौधे हैं वह किनारे पर बैठा हुआ है, खड़ा है, वो अगीत का पक्ष ले रहा है। तो दो पक्षों का यहाँ पे वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। अब कवि बोलता है, कवि सोचते हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है। अब इन दोनों में, दोनों पक्षों का भाव रखने के बाद कवि
प्रश्न करते हैं कि गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है। गीत जो जो नदी है अपने भावनाओं को प्रकट कर पा रही है, लेकिन वही सेम भावनाएं जो है वह गुलाब के भी है, लेकिन वह अपने भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो इन दोनों में सुंदर कौन है, गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है? समझ में आया होगा। ये हमारा पहला छंद है। दूसरे छंद में हम लोग चलते हैं और देखते हैं दूसरे छंद के माध्यम से कवि क्या कहने का प्रयास करते हैं। दूसरा छंद है सॉरी, बैठा शुक उस घनी डाल पर। अभी दूसरे छंद में यहाँ पे कवि एक शुक और शुकी यानी कि तोता और मादा तोता के बारे में बताते हैं, वर्णन करते हैं, प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फूला नीचे खोते में शुकी बैठ अंधे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती छूटी अंग पर्ण से छनकर। अब यहां कवि कहते हैं कि बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो तोता है उस घनी डाल पर बैठा हुआ है, जो खोते पर छाया देती है। जो घोंसले पर वो बैठा है तो घोंसले पर क्या पड़ रही है, तो छाया पड़ रही है, उसकी छाया पड़ रही है। पंख फूला नीचे खोते पे, शुकी बैठ अंधे है सेती। अब उसी घोंसले में जो शुकी है यानी कि जो मादा तोता है वह बैठ करके क्या कर रही है, अंडे से रही है, अपने बच्चों को से रही है। गाता शुक जब किरण बसंती, और जब शुक जो है बस अब गाना गा रही है। कब गाना गा रही है, जब बसंती किरण यानी कि सूर्य की जो किरण है वह उसके पर्ण से यानी कि पत्तों से छन करके उसके शरीर पर पड़ रही है, तब वह गाना गा रहा है। तो गाना गाने के बाद चारों तरफ वातावरण क्या हो रहा है, वह वातावरण मंत्रमुग्ध हो जा रहा है, का गाना चारों तरफ फैल जा रहा है। ऐसे में ये गायन का जो पक्ष रखा जा रहा है, गीत का पक्ष सुकी द्वारा सॉरी सुख के द्वारा, वह बहुत ही क्या है, सुंदर लग रहा है। अब अगला पक्ष, जैसे कि मैंने बता दिया कि यहाँ पे दो पक्षों का वर्णन किया है, तो प्रत्येक उदाहरण में रामधारी सिंह दिनकर क्या करते हैं, दो पक्षों का वर्णन करते हैं, एक गीत और अगीत। तो अगला पक्ष क्या है इसी का, तो अगला पक्ष है किंतु शुकी के गीत उमर कर। अब क्या हो रहा है, जब शुक तो यहाँ पे गाना गा रहा है, लेकिन उसी गाने को सुन करके शुकी, किंतु शुकी के गीत उमर कर रह जाते स्नेह में सनकर, गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। अब क्या हुआ, जब गाना शुकी सुनती है तो उसके मन में भी गाने की इच्छा जाहिर होती है, लेकिन वह अंडे से रही है इस स्नेह में कि अगर वह गाने गाएगी तो बच्चे जो है वह डर जाएंगे, इसीलिए वह गाना नहीं गाती है और अपने मन को मार करके महसूस करके रह जाती है, और सिर्फ सुख का गाना सुन करके क्या होती है, प्रसन्न चित्त हो जाती है। तो यहाँ फिर से एक पक्ष आया है, एक गीत जो सुख गाता है और दूसरा पक्ष जो चूंकि गाना चाहती है लेकिन गा नहीं पाती है, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती है। तो फिर यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर सोचते हैं कि जो व्यक्त किया जाने वाला जो गीत है, जिससे चारों तरफ वातावरण में फैल गया है, जो प्रकृति में चार चांद लगा रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं, वह सुंदर है, या क्योंकि जो अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही है, जो स्नेह में, अपने बच्चों के स्नेह में अपने मन को दबा दे रही है, मन को महसूस करके रह जा रही है, क्या वह सुंदर है? दोनों में से कौन सुंदर है? हम चलेंगे अगले छंद की तरफ। अगला छंद जो है उसमें कहते हैं दो प्रेमी है जहां। अब इसमें भी क्या हो रहा है, तो दो पक्षों का वर्णन यहां भी करते हैं। दो प्रेमी है यहाँ एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। अब एक प्रेमी जो है वह आल्हा गाता है। आल्हा क्या होता है, तो एक तरह का, एक प्रकार का लोकगीत है। वह जब शाम को आल्हा गाता है तो उसका गाना सुन करके, उसका आल्हा सुन करके जो उसकी प्रेमिका है वह खींची चली आती है, यानी कि आल्हा जो है उसका गीत जो है बहुत सुंदर है, इसी वजह से क्या होती है, वह खींची चली आती है उसकी प्रेमिका। अब उसकी राधा, राधा कहने का अर्थ क्या हुआ, तो प्राचीन संस्कृति मान्यताओं के अनुसार या जो कहा गया है, प्रेमी प्रेमिका जो है किसके, कृष्ण और राधा का प्रतीक है। तो पहले जो होता था, क्या श्री कृष्ण की जो बांसुरी की आवाज सुन करके
राधा क्या होती थी, दौड़ी चली आती थी, क्योंकि जो श्री कृष्ण की बांसुरी है उसकी स्वर कैसा होता था, बहुत मधुर होता था। इस वजह से यहाँ पे भी आल्हा यहाँ पे बताया गया, जो प्रेमी है उसका जो आल्हा है इतना मधुर है कि आवाज सुन करके प्रेमिका खींची चली आ रही है। तो ये गीत का पक्ष यहाँ पे प्रेमिका प्रेमी रख रहा है। उसके बाद अब क्या हो रहा है, जो उसकी प्रेमिका है वह खींची चली आती है। तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं और गीत का पक्ष रखते हुए कि चोरी चोरी खरी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं करी गीत की विधना यो मन में गुनती है। अब यहाँ प्रेमिका सोचती है कि पहले तो चोरी चोरी आई गाना सुनने के लिए। क्या होता है कि जो विलेज एरिया होता है वहां पे बहुत ज्यादा खुल करके कोई सामने नहीं आ पाते हैं, तो प्रेमी प्रेमिका अपने मन में क्या होता है, प्रेम को दबा लेते हैं। अब यहाँ अपने प्रेमी का गाना सुन करके प्रेमिका क्या हो रही है, खुश हो रही है, लेकिन अपने मन को महसूस रही है। क्या हो रही है, तो नीम के पेड़ के पीछे छिप करके गाना सुन रही है कि कोई देख ना ले। इस वजह से, लेकिन गाना इतना सुंदर है कि उसे सुन करके वो प्रेमिका सोचती है कि क्यों मैं भी इस गाने का स्वर नहीं बन सकी, यानी कि कड़ी नहीं बन पा रही। तो अपने मन को महसूस रही है कि वह भी गाना चाहती है लेकिन गा नहीं पाती है। अपने विचारों को, अपने भावनाओं को क्या कर रही है, दबा दे रही है, अपने भावनाओं को मार दे रही है। तो ऐसे में फिर जो कवि सोचते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि जो व्यक्त कर पा रहे हैं यहाँ प्रेमिका, जो प्रेमी है अपनी भावनाएं जो व्यक्त कर पा रहे हैं वो सुंदर है, या प्रेमिका जो अपने भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रही है वह सुंदर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो अब रामधारी सिंह दिनकर लास्ट में कहते हैं कि वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। वह गाता यानी कि जो प्रेमिका है, प्रेमी है, वह गाना तो गा रहा है इसी वेग से, अपने मन से गाना तो गा रहा है, फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। लेकिन उसके गाने के बाद जो प्रेमिका है वह अपनी भावनाओं को क्या कर रही है, दबा दे रही है। तो दोनों में गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है, यह रामधारी सिंह दिनकर पूछते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा गीत अगीत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।